रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल समेत 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कि 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का वनवास खत्म किया। वाजपेयी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और संगठन की कमान संभाल रहे थे। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में संगठन ने उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, विस्तार से राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से क्या कुछ अपडेट है, बताएं। 6 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव जो होना उसके लिए 18 उम्मीदवारों की घोषणा की है। फिलहाल 57 सीटें जो है वो राज्यसभा के लिए रिक्त हैं और राज्यसभा चुनाव में यूपी से जो पहली लिस्ट जो कल जारी हुई है उसमें 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहला नाम है, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अभी वर्तमान में वो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग कराई थी भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा नाम राधा मोहन सिंह है। राधा मोहन अग्रवाल वो आदमी है जो गोरखपुर सदर सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं और डॉक्टर राधा मोहन वर्तमान में अपनी सीट उन्होंने छोड़ी थी और उस पर 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की थी और दोबारा पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे। तीसरा नाम है सुरेंद्र नागर, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और अब फिर से उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। चौथा नाम है बाबूराम निषाद, जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, वाराणसी से आते हैं, निषाद समुदाय के हैं। चौथा नाम है, पांचवा नाम है दर्शना सिंह। दर्शना सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। तो वहीं जो छठा नाम है वो संगीता यादव का है। संगीता यादव भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार में विधायक रह चुकी हैं, एमएलए थी और चौरी चौरा, गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से आती हैं। तो ये वो 6 नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है और जिनको राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी भी है। हालांकि ऐसे में ये संगठन की तरफ से जो एक संदेश जा रहा है कल से, वो ये है कि कुछ ऐसे चेहरे जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम था, उनका नाम ऐसा था जिसमें बार बार ये हो रहा था कि 2022 के चुनाव के बाद और इस बार जब दोबारा सरकार बनी तो उनका नाम शामिल नहीं था, ना ही मंत्रिमंडल में था, ना ही किसी बड़े दायित्व उनको कोई दिया गया था। लेकिन जब इस बार राज्यसभा की सीटों का कल ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगने लगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से कल 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, ये वो 6 नाम है जिन्होंने बहुत काम किया है। पूर्व की सरकार में कुछ ऐसे भी नाम है जो रह चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनका नाम आना शायद कार्यकर्ताओं के लिए दुगना उत्साह था कि जमीनी स्तर पर उन नामों को वरीयता दी गई है जो वाकई में काम करते हैं, न सिर्फ टिकट के लिए बल्कि काम उनको जो भी दिया जाता है वो काम करते हैं। राधा मोहन अग्रवाल ने बड़ा त्याग किया था, अपनी सीट छोड़ी थी और उसी का एक बड़ा ये इनाम है जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। गोरखपुर से आते हैं, वर्तमान में 4 बार विधायक भी रहे हैं और इस बार जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी गोरखपुर सदर से और अब उनको राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। भारती, बताएं कि विपक्ष की क्या तैयारी है राज्यसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में। विपक्ष को देखा जाए अगर तो भारतीय आज राज्यसभा से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को, रालोद के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनका आज नामांकन कराया है और पूर्व में अभी कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने समर्थन देकर उनको भी उम्मीदवारी उनकी भी राज्यसभा के लिए नामांकन कराया गया है।
साथ ही साथ तीसरा नाम जो है वो जावेद अली का है। जावेद अली हसन भारतीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनको भी राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा जो कि कांग्रेस से आते हैं, प्रमोद तिवारी, जिनको कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। तो ये वो उत्तर प्रदेश के बड़े नाम हैं जिनको पार्टियां जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला 2024 का चुनाव वाकई बहुत मायने रखता है। और ये वो नाम है जो अपने क्षेत्र में न सिर्फ बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी वो बड़ा नाम है, वो बड़ा चेहरा है जिनके अस्तित्व में रहने से पार्टी भी कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल करने की ओर देख सकती है। भारती जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से होनहार बच्चों को लाखों रुपए की सौगात देकर उन्हें आगे बढ़ने में योगदान दिया। गोरखपुर जिले के 10 बच्चों को भी पीएम केयर्स फंड का लाभ मिला है और इस पीएम केयर्स फंड के मिलने से उन बच्चों के शिक्षा में ये फंड मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अपने हाथों से बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड का धन बच्चों को दिया। गोरखपुर कमिश्नरी में भी सांसद बांसगांव, सांसद सदर रवि किशन ने भी कमिश्नर सभागार में कार्यक्रम में शिरकत की। सांसद रवि किशन ने कहा कि बच्चों को के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के तमाम जगहों के बच्चों को पीएम केयर्स फंड से मदद कर उनके भविष्य को संवारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि करवाई। तो एक बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है, जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर बांसगांव सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिस हिसाब से कभी ऐसा इतिहास 70 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकारी धनराशि का खजाना खोला हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो देश की धरोहर है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हम दोनों आज कमिश्नरी में यहाँ पे बैठ के आज प्रधानमंत्री जी को सुने, बड़ा आनंद आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में पोषणीयता के मामले में सुनवाई होगी, यानी ये मामले सुनने योग्य है या नहीं, इससे पहले ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी है। उधर ज्ञानव्यापी केस में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से सीजेएम स्पेशल कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। तो वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट शाम 4 बजे इस केस में आगे की कार्रवाई तय करेगी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि पूजा का अधिकार तय करने पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष को भी याचिका की प्रति सौंपी जाएगी। अपनी अपीयरेंस दिया है, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो कुछ भी उन्होंने फाइल किया उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड की जाए, मैं आपत्ति दाखिल करूं। कोर्ट ने मौखिक रूप से उनको कहा कि पहले आप कॉपी उनको दे करके आइए, फिर देखा जाएगा। अभी ऑर्डर करेंगे, डेट कौन सी लगी बाद में पता चलेगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष का बिना नोटिस के न्यायालय में पहुंच जाना, अपना वकालतनामा लगाना, कुल मिला के न्यायालय की प्रोसीडिंग को टालने और डिले करने का प्रयास है। उनका न्यायालय में बिना नोटिस के आके ये कहना कि हमें कॉपी दी जाए, खैर माननीय न्यायालय के आदेश पे न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप इनको कॉपी दे दें, वो हम उनको अभी कॉपी सप्लाई कर देंगे। हालांकि एज पर लॉ अभी उनका केस में एंट्री बनता नहीं जब तक नोटिस ना हो। 4 बजे क्या होगा? ये जो मुकदमा है ये कितनी मदद करेगा जो अभी केस जो ग्राउंड? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, तो सारे ही मुकदमे हमारे अपनी जगह सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब तक के सारे मुकदमों में सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा यही है जिसमें स्वयं आदि विश्वेश्वर विराजमान खुद पक्षकार बनकर न्यायालय के समक्ष आए।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दुर्गेश यादव फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दुर्गेश, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, बताएं। दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से सुनवाई है वाराणसी के लिए बड़ा अहम माना जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से दोनों पक्षों की दलीलें सुनवाई हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोषणीयता को लेकर 99 वर्षिप एक्ट के अंतर्गत आता है, इसकी आज सुनवाई हो रही है, इसमें सुनवाई चल भी रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोषणीयता ये लागू होता है या नहीं लागू होता है, तो उससे आज सुनवाई हो रही है। अगर बात की जाए जिस तरह से यहाँ पे जो कोर्ट में अभी तक पूरे लोग 46 लोग मौजूद हैं, जो जिला अदालत के जो है डॉक्टर अजय कुमार विशेष की अदालत में 46 लोग मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो सुबह से जो याचिकाओं की अगर बात की जाए तो 2 याचिका यहाँ पे पड़ चुकी है। एक विजय रस्तोगी ने याचिका दायर किया है, तो एक निर्भीक अखाड़े का जो कि अयोध्या में अयोध्या जो मामला था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो ऐसे तमाम तरह से याचिकाएं पड़ रही हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे जो वर्षिप एक्ट को लेकर आप सुनवाई हो रही है, सिंगार गौरी वर्षिप एक्ट को लेकर है, यानी कि सर्वेक्षण को लेकर भी यानी कि दोनों को रिपोर्टों सौंपी जाएंगी, यानी दो हिंदू और पक्ष दोनों तो आज रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। और उसमें उसको बता दूं कि 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, जिसमें दोनों जो याचिका है उस पे यानी कि रिपोर्ट के बाद जो याचिका है उस पे लेकर वो यानी कि दोनों को दिया जाएगा कि इस पे आप सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों को रिपोर्ट दी है, लगभग 1000 से 1500 फुटेज वीडियो दोनों है। तो और इसमें अगर फास्ट ट्रैक की बात की जाए तो लगभग 12 बजे फास्ट ट्रैक जो 26 तारीख को जो 25 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, वो जो दिवाकर की अदालत से सीधे ट्रांसफर कर दिया महेंद्र पांडे की अदालत में, वो सुनवाई हो चुकी है। उसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया, 4 बजे के बाद उसका फैसला आएगा। तो ऐसे में बात की जाए तो और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक में था, उन्होंने 3 बिंदुओं पर दलील रखी थी, यानी कि जो शिवलिंग मिला है उसका नियमित तरह से दर्शन पूजन कराया जाए। और उसके बाद तो मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ मुस्लिमों को जाने से वर्जित किया जाए। और एक थी यानी कि जो हिंदुओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे तमाम तरह की याचिकाओं पे आप सुनवाई हो रही है इस समय। और मैं आपको बताना चाहूंगा यानी कि कल के बाद कोर्ट बंद हो रहा है, यानी कि हिंदुओं का जो है वो जो पक्ष है वो लगातार उनको समय भी मिल रहा है कि जिस तरह से यानी कि कल के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा 20 तारीख तक। तो देखना है इसमें क्या होता है, जो 4 बजे के बाद फैसला आना है वैसे में देखना है कि क्या होता है। अब तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। जी भारती। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हो गया है। मुगल रोड स्थित बीआरटी कॉलेज के सामने कार और बस की भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई और किशोरी समेत 8 लोग घायल हुए। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बस और कार सवार चित्रकूट जा रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।